हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ सर, चलिए सर, आज गुड थोड़ा-सा मॉर्निंग। बेटर है। आज हमारे कंप्यूटर इंजीनियर रोहित जी हैं, आ गए हैं टाइमली। अब शुरू कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग। So over to Ashwani sir. सर नहीं आया है क्या मैम? नहीं, अश्वनी सर तो दिख रहे हैं। अभी तो उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया ना, अश्वनी सर हैं। अश्वनी सर। हेलो। हाँ जी सर, जी सर गुड शुरू मॉर्निंग कर। मैडम। हाँ, ठीक है सर, शुरू कर सकते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग अल्टीमेटली वी सर। ऑल आर कनेक्टेड हियर। वेरी गुड हाँ, मॉर्निंग टू हाँ। ऑल डियर हाँ, स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक मैसेज है। शाम वाला क्लास जो है वो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 4 बजे से होगा। क्योंकि सर का वहाँ कुछ वीसी के साथ मीटिंग है। जो हमारे दूसरे वाले इवनिंग वाले सर हैं, तो वो 4 बजे से सेशन होगा। मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी मैसेज। और ओके बस मैम। आज के लिए। बाकी जो चल रहा है वो एज इट इज चलेगा। सो ओवर टू ओके अश्वनी मैम। सर। सर यस सर, यस मैडम, थैंक यू सो जस्ट मच। जी सर, जस्ट जी वेट सर। मैडम प्लीज। ओके, श्योर। यस हेलो। हेलो सर। यस स्टूडेंट्स, सो आई थिंक यू ऑल आर joined here. यस यस सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning you all. So what's up, what's going on? We read out some topics whatever we have already discussed in our earlier sessions. Have you something read out? Basically it is a counseling session, so I can counsel you. I can suggest you that what should you read and what should you not read at. So that's why on the basis of counseling session you can ask me any question, but still I am trying to dictate, trying to explain maximum contents whatever is already mentioned in your syllabus. But as per on the behalf of counseling concept, I would like to say you all ki kindly ask whatever you have any query, any doubt in your mind, so that I can explain you properly, सर, yes. टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस में एक डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस है, एक नॉन डॉक्यूमेंट्री। ये डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस में ये जो फॉर्म टाइप वाला पढ़ाए थे ना सर, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा। ओके, मैं कर देता हूँ एक बार। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस एंड नॉन यस डॉक्यूमेंट्री सर। सोर्सेस। नहीं सर, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के अंदर जो कंटेंट टाइप है ना, और एक फॉर्म टाइप। हाँ हाँ। फॉर्म टाइप को सर समझना है। जस्ट मिनट। This one. Oh, let me share this slide.
बोल दो, अब तो नहीं होगा मुझे। एक्चुअली ये स्लाइड प्रेजेंट ये शेयर नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों? हेलो, इधर एनी टेक्नीशियन? हेलो, मेरी आवाज आ रही है अब तक? यस सर। देखिए, पता नहीं क्यों स्लाइड ये शेयर नहीं हो पा रही है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपने जो पूछा है दैट इज related to documentary sources. यस सर। Documentary sources is basically two types. One is content type and another is form type. कंटेंट का मतलब ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स कंटेंट के रूप में अवेलेबल होंगे, जो कंटेंट बेस्ड होंगे, जिसमें कुछ ना कुछ एक कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन का कुछ ना कुछ मीडियम होगा, वो उनकी हायरार्की होगी, उनका जो है ओरिजिन होगा, वो उनका उनके ओरिजिन का जो स्रोत होगा, उसके बारे में कंटेंट टाइप के इंफॉर्मेशन के रूप में हम लोग जानेंगे। फिर उस आगे कंटेंट को हम लोगों ने तीन पार्ट्स में बांटा था, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राइमरी का कंटेंट की बात करेंगे, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज एक्चुअली जो प्राइमरी है ये बेसिकली प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसको मैंने जस्ट प्राइमरी लिख दिया है, बट आप इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में पढ़ेंगे। एक मिनट, ये पता नहीं क्यों शेयर नहीं हो रहा है आज। ये पता नहीं क्यों शेयर नहीं हो रहा है आज, क्या दिक्कत इसमें है? हेलो, तो ये जो हेलो हेलो यस। ये जो प्राइमरी लिखा है, इसको बेसिकली प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में जानेंगे। सेकेंडरी लिखा है, इसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में जानेंगे। उसी प्रकार टर्सरी को टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में जानेंगे। अब हम लोग जो बात कर रहे थे प्राइमरी सोर्स वो होते हैं जो आपको सोर्स, वो इंफॉर्मेशन जो पहले कभी कहीं भी उनका ओरिजिन ना हुआ हो, पहली बार प्रकट आपके सामने हो रही हो, पहली बार आपको दिख रही हो, पहली बार आपके नॉलेज में आ रहे हो, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी सोर्स। फिर हम लोगों ने प्राइमरी सोर्स के बारे में भी डिस्कस किया कि प्राइमरी सोर्स जो कि मैक्सिमम ओरिजिनल फॉर्मेट में होती हैं। हम लोगों ने, जैसे आप अपने घर में बहुत पहले पढ़ते होंगे, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, ये सब सारी की सारी जो वीकली आती है, इनमें सब प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन के रूप में इनको काउंट किया जाता है, क्योंकि ये पहली बार किसी इंफॉर्मेशन को, किसी टॉपिक को, किसी कंटेंट को, किसी एरिया को, किसी इवेंट को कवर करते हैं, इसलिए इनको प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। ठीक है। और जो सेकेंडरी सोर्स था, सेकेंडरी सोर्स प्राइमरी सोर्स का बेस्ड होता है। जैसे मैंने कहा, आपको उदाहरण दिया था कि सपोज एक बुक है, बुक को आप पढ़ते होंगे तो बुक में इंडेक्सिंग भी होती होगी, बुक में जो है लास्ट में उसका पेजिनेशन भी दिया होता है, और उसमें पेजिनेशन में ये होता है कि भाई बुक्स का जितना भी कंटेंट है, सपोज 100 पेजेस की एक बुक आपने पब्लिश कराई, या आपके हाथ में है, तो उस 100 पेजेस के बुक में किस कंटेंट, किस पेज में कौन सा कंटेंट है,
तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंटेंट को सर्च करना है तो आप हर एक पेज को पलटेंगे, तो उस काम को ना करने के लिए आपको इंडेक्सिंग कर दी जाती है। उस इंडेक्सिंग में हर एक कंटेंट को एक हेडिंग के रूप में रखा जाता है, उस कंटेंट के सामने उस पेज नंबर को दे दिया जाता है, और ये कंटेंट मैक्सिमम जो है अल्फाबेटिकल होते हैं, इसी को इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी थिंग इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन अवर अर्लियर पेजेस। अब उनको हम शॉर्ट फॉर्म में उनको टाइम सेव करने के लिए, बचत करने के लिए हम पेजिनेशन के रूप में लास्ट में इंडेक्सिंग के रूप में दे रहे हैं, सो दैट हम इंस्टेंटली किसी भी कंटेंट के रिलेवेंट पेज पे तुरंत चले जाएं, इसलिए उनको हम इंडेक्सिंग करते हैं। ऐसे बिब्लियोग्राफीज, ऐसे बहुत सारी बिब्लियोग्राफीज होते हैं, और ऐसी बहुत सारी जो है क्या बोलते हैं कि बायोग्राफीज होती हैं। तो बिब्लियोग्राफी ये होता है कि किसी भी बुक्स का उसका ब्रीफ डिटेल, क्या टाइटल है, क्या ऑथर है, पब्लिकेशन ईयर क्या है उसका, क्या बोलते हैं कि प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या, ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है, उसका ISBN नंबर क्या है, ये सब पहले से हो चुका होता है, तो उसकी बिब्लियोग्राफी तैयार करते हैं, इसलिए इसको सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। सेम है डिक्शनरी। डिक्शनरी में ऐसा तो है नहीं कि कोई मीनिंग आज आपको मिल रही है, पहले से मीनिंग रनिंग में होगी, पहले से चल रही होगी, बट आज हम लोगों ने क्या काम किया, उसको डिक्शनरी में कंपाइल कर लिया। ऐसे काफी सारे उदाहरण है जो सेकेंडरी सोर्स के रूप में आते हैं। सेकेंडरी सोर्स का सबसे अच्छा उदाहरण है टेक्स्ट बुक, जो कि टेक्स्ट बुक वो होती है जो कि किसी ऑथर के द्वारा अपनी उनकी ओन रचना होती है। वो ऑथर अपने डिफरेंट कंटेंट को डिफरेंट एरियाज के कंटेंट को उठा करके, उसको समझ करके, फिर उसको एक बुक के फॉर्मेट में उतारता है, उसको टेक्स्ट बुक बोलते हैं, जो कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में काउंट होता है। जो टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को बेस करके बनाया जाता है। मतलब उस टर्सरी सोर्स का इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं कि तुरंत वो बनी है, उसका पहला सोर्स प्राइमरी भी हो सकता है, उसका दूसरा स्रोत सेकेंडरी भी हो सकता है, या इन दोनों के बेस पे उसको तैयार किया जाता है। जैसे एक आपने आर्टिकल पढ़ लिया, कोई भी उस आर्टिकल को सपोज आप में से किसी ने लिख लिया, क्या बोलते हैं कि सपोज सीता परमानिक ने लिख लिया, और एक आर्टिकल, उसी आर्टिकल को अविनाश यादव ने लिख लिया, दोनों लोगों ने लिख लिया, तो दोनों की मैंने बिब्लियोग्राफी तैयार कर दी। अब इन लोगों की बिब्लियोग्राफी को किसी दूसरे बिब्लियोग्राफी में ऐड कर दिया, और भी लोगों से मैंने कंटेंट लिया, और भी लोगों को मैंने साइट किया, तो इन लोगों की बिब्लियोग्राफी को और लोगों की बिब्लियोग्राफी से मैंने अटैच कर दिया। तो इसको क्या कहेंगे, बिब्लियोग्राफी ऑफ द बिब्लियोग्राफीज। तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ टर्सरी सोर्सेज। उसी प्रकार डायरेक्टरीज है, डायरेक्टरीज को हम कैसे कंपाइल करते हैं भाई, पहले लोगों ने अप्लाई किया होगा, उसका फॉर्म दिया होगा, फॉर्म उसका फिल्टर हुआ होगा, उस फॉर्म की स्क्रूटनी हुई होगी, फिर उनको कुछ कनेक्शन अलॉट किया गया होगा, उस कनेक्शन को अलॉट करने के बाद उनको जो है उनका नंबर दिया गया होगा, उसके बाद उनको दिया गया, फिर उनका पूरा डिटेल लेकर के, ऐसे नॉट ओनली यू, नॉट ओनली मी, सो मेनी पर्सन्स आर देयर कि जिनके एक डायरेक्टरी हम लोग कंपाइल करते हैं, इवन एक डिपार्टमेंट तैयार करता है, इसलिए उनको टर्सरी सोर्स बोलते हैं। और ये डॉक्यूमेंट सोर्स का कंटेंट टाइप हो गया। अब जो दूसरा है फॉर्म टाइप, कंटेंट टाइप फॉर्म, मतलब किस फॉर्म में है, वो तो कंटेंट वाले फॉर्मेट में हो गया। डॉक्यूमेंट्री सोर्स का एक कंटेंट हो गया और दूसरा फॉर्म हो गया। इनका फिजिकल मीडिया क्या है, मतलब किस तरीके से ये आएंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को भी दो प्रकार से बांटा गया है। मतलब वो डॉक्यूमेंट्री सोर्स का भौतिक स्वरूप क्या है, वो किस में है, पेपर में है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है। तो इस फॉर्म टाइप, इसीलिए इसको फॉर्म टाइप में बोलते हैं कि वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज तो है, बट उसका फॉर्मेट क्या है, हार्ड कॉपी है कि सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी बोलेंगे पेपर बेस्ड मीडिया को, और सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत सारी मीडिया हो गए, साउंड भी हो सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, कोई इमेज भी हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल भी हो सकती है, कोई ऑप्टिकल मीडिया भी हो सकता है। आज मतलब आजकल आप लोग देखते होंगे कि ऑप्टिकल फाइबर या लेजर से आप लोगों ने काफी सारे लेटर्स को लिखते हुए देखा होगा। दीज आर द सब ऑप्टिकल मीडिया। तो इस प्रकार से दो प्रकार के मीडिया हम लोग जानते हैं, कंटेंट मीडिया और फॉर्म टाइप के मीडिया डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। और किसी के मन में कुछ डाउट हो तो बताइए। सर हाँ जी, ह्यूमन सोर्स दो प्रकार के होते हैं, तो क्या क्या है सर? ह्यूमन सोर्स दो प्रकार के होते हैं। हाँ, तो मैंने क्या बताया था आपको, कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, और एक तो क्या है सर?
एक क्या है, एक तो आपको मैंने बताया था कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल और एक है पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। अगर आपको याद होगा तो एक है आपका कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल और दूसरा था पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, ओके सर, थैंक यू। है ना। कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल का अलग रोल होता है। कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल किस रूप में आते हैं मैंने पहले आपको डिक्टेट कर दिया है। वो भी मतलब इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का रोल प्ले करते हैं। उसी प्रकार नॉन इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल भी उस प्रकार का रोल प्ले करते हैं। और अगेन ये जो ह्यूमन सोर्स को दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया था। एक है कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, दूसरा है पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। अब जो कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स कौन होंगे, जो मेन रोल प्ले करेंगे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करने में, मतलब इंफॉर्मेशन को लेकर के उन्हीं का रोल मेन होता है। आपके घर में कोर मेंबर कौन होगा, आपके घर में कोर मेंबर, आपकी फैमिली में कोर मेंबर कौन होता है? हमारी फैमिली में कोर मेंबर कौन होंगे बताइए? फादर। फादर, मदर, एग्जैक्टली। हमारी फैमिली में कोर मेंबर हमारे हो गए पेरेंट्स। उसी प्रकार इंफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन को अगर जनरेट की बात करेंगे, गैदर की बात करेंगे, कलेक्ट करने की बात करेंगे, डिसेमिनेट की बात करेंगे, रिकॉर्ड की बात करेंगे, रिट्रीव की बात करेंगे, तो इन्हीं सबको कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में जानेंगे हम लोग। ठीक है। अब इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल जो ये कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स की भी में कई प्रकार की कैटेगरी है, हम लोगों ने उस पर डिस्कस किया था और उसको आप एक बार थोड़ा सा देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार उसको आप समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी प्रकार जो पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल से जो दूसरी कैटेगरी थी, एक तो कोर हो गई, दूसरी पेरिफेरल। तो पेरिफेरल थी वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन से मतलब कनेक्ट नहीं होते, बट फिर भी वो इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाए जाते हैं। मतलब कहने का कि डायरेक्ट वो इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर देते, डायरेक्ट वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर। अब जैसे मैंने कहा कि भाई हमारी आपकी बॉडी का जो एडजस्टमेंट वो अलग है। कभी कभी आज की डेट में क्या है कि आपको ठंड कम लग रही, मेरे को ज्यादा लग रही, या उनको एवरेज लग रही, तो ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी का टेम्परेचर, ये उस चीज पे डिपेंड करता है। तो डॉक्टर यहाँ पे रोल क्या प्ले करेगा? डॉक्टर जब आप किसी डिजीज से सफर करेंगे तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर उस डिजीज की हिस्ट्री पूछेगा कि कब से हो रहा, कैसे हो रहा है, इसके पहले आपको और क्या क्या था, फिर वो उस चीज से डायग्नोस करेगा। तो डायग्नोस करने के बाद भी मतलब पूरी तरीके से उसको डायग्नोस अगर नहीं कर पाएगा तो फिर वो काम करेगा, फिर भी मतलब वो पूरी तरीके से आपको समझ नहीं पा रहा है कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं, तो फिर आपको सजेस्ट करेगा ठीक है आप कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं वो टेस्ट कराएंगे तब मुझे समझ में आएगा कि क्या है। तो वो आप टेस्ट कराएंगे, फिर कुछ डिजीज आपको फाइंड आउट वो डॉक्टर साहब कर लेंगे। तो डिजीज फाइंड आउट कर लेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिजीज ही विल सजेस्ट यू, ही विल एडवाइस यू सम मेडिसिन एंड कंसल्टेशन एज वेल एज कैन से की प्रिस्क्रिप्शन आपको वो एडवाइस करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रिस्क्रिप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एडवाइस you will try to take some medicine, or on the basis of that medicine you will try to fit yourself। इस प्रकार से तो जो डॉक्टर फाइंड आउट किया है, जो इंफॉर्मेशन निकाली है आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी में जो दिक्कत हो रही है उनके पीछे आपको जो दिक्कतें हो रही हैं उनकी वजह से आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए जो टेस्ट निकालने के बाद जो टेस्ट करवाए हैं उसके बाद उसको जो समझ में आया है तो वो भी एक प्रकार से इंफॉर्मेशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डायग्नोसिस रीजन इज आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन। उस रीजन को भी हम इंफॉर्मेशन के रूप में जान सकते हैं। वो रीजन है तभी तो आपको वो मेडिसिन दी जा रही है। भाई आपको फीवर है तभी तो आपको पैरासिटामोल दिया जा रहा है, आपको वो कुछ और तो नहीं दे दिया गया फीवर में। फीवर इज ए टाइप ऑफ डिजीज एंड इट इज इंफॉर्मेटिव डिजीज कि फीवर में आपको ये देना ही देना है, लेकिन वो किस टाइप का फीवर है ये डिपेंड करता है। अब हर टाइप की फीवर के लिए पीसीएम थोड़ी दी जाएगी, तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की डिजीज है। तो उसी प्रकार लायर है, लायर के पास कोई लायर का कोई एक एरिया तो होता नहीं, उसके पास कई सारे एरियाज होते हैं। कोई लायर एक किसी केस को तो देखता नहीं है, हर लायर का अपना अलग अलग केस होता है ना। तो वो केस जो है डिपेंड करेगी कौन से आर्टिकल में जाएगा, कौन से मतलब बेंच में जाएगा, कौन सा उसका जज सुनवाई करेगा, उनका एरिया क्या है, उनका स्कोप क्या है। इन सब चीजों का जो का डिपेंडेंसी होती है वो टाइप ऑफ केस होता है।
तो इस प्रकार से इन लोगों को जो इस प्रकार के जो इंफॉर्मेशन, जैसे रिसोर्स पर्सन हो गया, एक्सपर्ट्स मैंने बताया था आपको, ये सब क्या है कि ये स्पेसिफिक फील्ड के होते हैं। इनके द्वारा भी जो इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है, इन्हीं इंफॉर्मेशन जनरेटर को बोलेंगे पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। इज देयर एनी डाउट? नो सर, थैंक यू। आप लोग मैक्सिमम बोलेंगे तो मेरे को सही लगेगा, क्योंकि मैं ही बोलता जाऊंगा। मेरे को ये इंस्ट्रक्शन है कि भाई आप बच्चों की सुनिए, तो आप मुझे सुनाइए। यस सर। सर, कॉरेस्पॉन्डेंस जो होता है उसका मतलब वो उसके बारे में पूछना था। किसका? जो कॉरेस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस। जी ओके, ये करस्पॉन्डेंस हमारा ह्यूमन था ना। जी करस्पॉन्डेंस बेसिकली ये होता है, करस्पॉन्डेंस और करस्पॉन्डेंट दो अलग अलग चीजें हो गई। करस्पॉन्डेंस के बारे में हम लोगों ने बोला, ये करस्पॉन्डेंट वो होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा टेलीविजन में, तो जो टेलीविजन में लाइव टेलीकास्ट होता है किसी इवेंट का, तो उस इवेंट को जो कवर करते हैं, अगर आपने देखा होगा, उस इवेंट को जो कवर करने वाले होते हैं उनको हम करस्पॉन्डेंट के रूप में काउंट करते हैं। ये करस्पॉन्डेंट है, ठीक है। अब वो ला करके वो डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स को कवर करेंगे, और उस इवेंट को कवर करने के बाद अगर एज पर डिमांड, एज पर द सिचुएशन वो चाहेंगे तो उसको लाइव टेलीकास्ट भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। अदरवाइज उसको चाहे तो उसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके उसको अपने पास रख सकते हैं, और एज पर सिचुएशन एंड एज पर टाइम शेड्यूल एंड एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ दियर चैनल 30 वो उसको टेलीकास्ट करते हैं। तो करस्पॉन्डेंट वो होते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कवर करते हैं और अपने पास रखते हैं। वो लाइव भी हो सकता है, वो रिकॉर्ड के रूप में भी हो सकता है। दैट विल कवर अंडर द करस्पॉन्डेंट। जैसे कहते हैं ना, मैं कैमरामैन के साथ मैं कैमरामैन आशीष के साथ पूनम मिश्रा ऐसे करते हैं, तो दैट विल नोन एज ए करस्पॉन्डेंट। ओके सर। सर जैसे ये ड्यू में कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स भी होता है, तो वो भी तो ऐसे लिंक बैठ जाता होगा, मतलब वो भी मतलब वैसे तेज ही। बोलिए प्लीज। सर मैं कह रही हूँ कि जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस में थोड़ा बहुत जैसे ड्यू वगैरह होते हैं, उन ड्यू के कोर्सेज होते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस में, हाँ, तो वहाँ भी तो कुछ वैसे ही मैच करता होगा ना। दैट इज करस्पॉन्डेंस, नॉट करस्पॉन्डेंट। देयर इज डिफरेंस बिटवीन करस्पॉन्डेंस एंड करस्पॉन्डेंट, ठीक है। आप करस्पॉन्डेंट कहलाओगे, दैट इज करस्पॉन्डेंस। वो तो आप कोर्स की बात कर रहे हैं ना। हेलो। मैं लिंक कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी उसमें, हाँ, नहीं, लेकिन अगर वही दोनों चीजों का कॉन्सेप्ट लगभग अलग सा है, ठीक है। आप जाकर के अगर आप किसी इवेंट को कवर करेंगे और आप कवर करके रिपोर्टिंग करेंगे, आप हमें इंफॉर्मेशन के रूप में प्रोवाइड कराएंगे, तो यू विल बी करस्पॉन्डेंट, ठीक है। बट अगर कोई इंस्टीट्यूट किसी कोर्स को चला रहा है, तो दैट विल बी विदाउट फिजिकल अपीयरेंस यू इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, दैट विल कवर अंडर द कैटेगरी ऑफ करस्पॉन्डेंस। ओके सर। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है ना। आपने देखा होगा परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस या कम्युनिकेशन एड्रेस, ऐसे कुछ करके पूछते हैं, तो दैट विल ऐड ए करस्पॉन्डेंस। ओके सर। एनीवन एल्स? सर लॉन्ड सोसाइटी क्या होता है सर? सॉरी, लॉन्ड सोसाइटी, LERNSED। लर्नड सोसाइटी। यस सर। अच्छा, लर्नड सोसाइटी, ये आप लोगों ने किस में पढ़ा था? यूनिवर्सिट्स इंस्टीट्यूशन एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। इंस्टीट्यूशन एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, इंस्टीट्यूशन मतलब हमने डिस्कस किया था कि इंस्टीट्यूशन भी एज ए गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन काउंट किया जाता है। इंस्टीट्यूशन से भी हम लोग काफी प्रकार से इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं। इंफॉर्मेशन भी एक इंस्टीट्यूशन भी एक
हाईटेक और सिग्निफिकेंट और क्रूशियल इंफॉर्मेशन का बेहतर स्रोत हो सकता है। उसी में हम लोगों ने कई प्रकार की सोसाइटीज का डिस्कस किया था। जैसे हम लोगों ने कुछ सोसाइटीज को जाना भी था, जैसे मैंने कहा कोई चैरिटी हो गई, है ना, जैसे हम लोगों ने कहा था जैसे अमेरिकन केमिकल सोसाइटी हो गई। जो सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जो लर्नेड प्रोफेशनल्स के द्वारा बनाई जाती है। आप जैसे मैंने कहा कि भाई चलो हमारा ग्रुप है, आप में से बहुत लोगों का एरिया अलग अलग है, तो आपका अपना एरिया, मेरा अपना एरिया, सपोज लाइब्रेरी साइंस में ही है, हम लोग लाइब्रेरी साइंस के हैं, तो हमारा एरिया हो गया क्लासिफिकेशन का। से फॉर एग्जांपल हमारा एरिया हो गया क्लासिफिकेशन, क्योंकि मेरे को क्लासिफिकेशन चाहे डीडीसी दे दो, चाहे सीसी दे दो, चाहे यूडीसी दे दो, मैं इसको कवर करके दे दूंगा आपको। आपका एरिया हो गया आईसीटी का, कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर दे दो, चाहे कोई भी आपका पेपर, थ्योरी पेपर दे दो, चाहे तो कोई भी प्रैक्टिकल दे दो, आप उसमें माहिर हैं। इसी प्रकार अगले का जो है मैनेजमेंट का हो गया, इसी प्रकार अगले का जो सोसाइटी का हो गया। तो इस प्रकार के जो हमारे अलग अलग लोगों के अंदर जो एक कोर एक्सपर्टीज आएगी, एक अलग अलग जो है क्या बोलते हैं कि मतलब अलग अलग एरिया के लोग एक्सपर्ट लोग होंगे, वो मिला करके एक ग्रुप बनाएंगे, एक सोसाइटी बनाएंगे, दैट विल नोन एज ए लर्नेड सोसाइटी। हमने एक लाइब्रेरी साइंस का उदाहरण दिया, ऐसी बहुत सी सोसाइटी हैं जो अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग सब्जेक्ट में है, तो उसको उस तरीके से जानेंगे। तो लर्नेड सोसाइटी में हर उस सोसाइटी से जुड़ा हर बंदा, मतलब हर बंदे के पास अपना नॉलेज होता है, उसकी अपनी फील्ड से रिलेटेड, इसीलिए उसको लर्नेड सोसाइटी के रूप में जानते हैं। अब आप ये सोचिए कि सपोज केमिस्ट्री में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं कि केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में डेवलपमेंट क्या है, केमिस्ट्री में अपडेट क्या है, तो आपको ACL से ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता। दैट इज नोन एज अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। ये एक ऐसी सोसाइटी है कि पूरे वर्ल्ड में जो केमिस्ट्री फील्ड है, उस फील्ड में जितने भी चीजें अपडेट होती हैं, आपको वहां से बेहतर कोई बता नहीं सकता है। दैट इज टाइप ऑफ द केमिकल सोसाइटी। ठीक है। इसी प्रकार जो है, आपने हमारे अगल बगल हमारे देश में राज्यों में कई प्रकार की सोसाइटीज होती हैं, वो सोसाइटी उस चीज से रिलेटेड होती है। सपोज आपने सुना होगा कुछ स्कूल्स होते हैं, मिशनरी स्कूल सुना है? मिशनरीज स्कूल सुना है आप लोगों ने? जी सर। यस सर। जो मिशनरीज स्कूल होते हैं वो उनको कौन चलाता है? उनको सोसाइटी चलाते हैं, उनको ट्रस्ट चलाते हैं। आपने ईसाई मिशनरी, हाँ जी, ईसाई मिशनरी चलाती है हाँ, सर, वे लंदन उसको की कौन चलाता है? अब उनके बारे में पूछो कि भाई एक रामायण क्या होता सोसाइटी है, है। अब उनसे पूछो कि रामायण क्या होता है, महाभारत क्या होता है, वो थोड़ा ना बताएंगे। लेकिन उनसे पूछो कि बाइबल में क्या हुआ था, है ईसा मसीह कब आए थे, उनके बारे में पूरा हमें जानकारी चाहिए, तो they will brief you, they will explain with very efficient manner, with very efficient way, आपको बहुत अच्छा बता पाएंगे। तो सेम है कि इंफॉर्मेशन का जो जनरेशन है, वो किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, किसी पर्टिकुलर फील्ड से इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो सोसाइटी भी एक ऐसा इंफॉर्मेशन का स्रोत है जो आपको बेहतर और इफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है। क्लियर? Yes, sir, clear. आज ये हमारा ये क्यों नहीं प्रेजेंट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और किसी को कुछ डाउट है? सर, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा? एग्जाम पैटर्न का तो मुझे नहीं पता, एग्जाम तो आपको शायद ऑफलाइन ही देना पड़ेगा। क्योंकि सर कल कोई स्टूडेंट ने बोला कि नहीं OMR आएगा, पर हम जब फर्स्ट क्लास किए थे तो मैम बोली थी नहीं, अगर ऑनलाइन भी एग्जाम देना है तो कंप्यूटर पे ही टाइपिंग करना होगा। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है सर। कंप्यूटर पे टाइपिंग करेंगे तो जिन्हें टाइपिंग नहीं आती वो कैसे करेंगे? वही तो, पर सर ये रिटन एग्जाम ही ना होगा, MCQs फॉर्म में नहीं ना होगा सर? MCQs तो होना नहीं चाहिए, पता नहीं, अभी तक तो नहीं होता था। इग्नू के सारे क्वेश्चन पेपर और सारी कॉपियों में लिखना होता है। अच्छा, यस सर। हाँ, जो कॉपीज आती हैं, कॉपी जो चेक की जाती है हम लोग के पास, जो कॉपीज आती हैं उसमें तो पूरा डिटेल में लिखना होता है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट नोट, ये सब सारा आता है। हम लोगों को तो वैसे ही मिलता है।
यस सर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी यही पैटर्न है। हाँ वो तो है ही है। आपको इंस्ट्रक्शन मिला होगा ना, इंस्ट्रक्शन में दिया होगा। अच्छा सर। और किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ जी। एक चीज पूछनी थी सर, जो हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे वो प्रैक्टिकल होने के में जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा अभी असाइनमेंट में जो दे रखा है, जो प्रैक्टिकल होगा वहाँ पर जहाँ भी आरसी वगैरह या सत्यवती कॉलेज में, तो वो जो हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी उसके बाद ही होगा ना? आपका सेंटर क्या है? मेरा RC2, दिल्ली RC2 अच्छा, सत्यवती कॉलेज है ये। जी। एक्चुअली हाँ, प्रैक्टिकल तो वहीं होते हैं। नहीं, वो वहाँ पर प्रैक्टिकल तो होते हैं, लेकिन जो हमारी क्लासेस होंगे, जैसे हमारी मेन क्लासेस होती हैं सत्यवती कॉलेज से, उस वहाँ पर प्रैक्टिकल होने के बाद वो जो असाइनमेंट में वो होगा ना? ये मेरे को आइडिया नहीं है भाई, इसके बारे में तो आपको मैम से पूछना पड़ेगा। ओके सर। आप सत्यवती कॉलेज में हैं? जी। सत्यवती कॉलेज कहाँ लगता है? ये देख रहा हूँ दिल्ली के बहुत बच्चे हैं वहाँ पे। आप लोग दिल्ली से हैं? जी सर। सर दिल्ली पटना। में श्लोक राज, आप पटना से हैं? सर घर छपरा है लेकिन आरसी सेंटर मेरा पटना है और एएन कॉलेज स्टडी सेंटर है। एएन कॉलेज पटना। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे दिल्ली के काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं इससे, मैं ये कह रहा हूँ। और दिल्ली में कई रीजनल सेंटर हैं, तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली के भी बच्चे इसी लेक्चर से जुड़े हुए हैं और पटना के तो जुड़े ही हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। नहीं सर, दिल्ली का नहीं। दिल्ली में देखिए ज्योति जी हैं, कल एक दो बच्चे जुड़े हुए थे, तो वो भी सब दिल्ली से ही हैं। मेरा मतलब मैं दिल्ली में वर्किंग था, मैं दिल्ली में एक सेंटर था नारायणा विहार DLA। RC3। हाँ जी। RC3 है वो। हाँ जी, RC3 है वो। जी, हाँ, नारायणा मैं वाला। मैं वहाँ था। ओके सर। तो ये तो आप इसके बारे में तो आप मैम से पूछेंगे तो वो रिप्लाई कर सकेंगे। बाकी एग्ज़ाम का तो मेरे को जहाँ तक इतना आइडिया है कि एग्ज़ाम तो ऑफलाइन ही होता है। नहीं सर, मैं ऑफलाइन, मेरा तो एग्जाम ऑफलाइन ही होगा क्योंकि मैं ओडीएल से मैंने फॉर्म भरा था। लेकिन जो असाइनमेंट में प्रैक्टिकल दे रखा है ना, उसके उसके लिए हमें प्रैक्टिस वहाँ पर करके दिखाना होगा, सत्यवती कॉलेज या RC सेंटर, शायद सत्यवती कॉलेज में करके दिखाना है। लेकिन वो कैसा जो भी प्रैक्टिकल, होगा, किस चीज़ का प्रैक्टिकल बताइए? जो असाइनमेंट में प्रैक्टिकल दे रखा है अरे भाई DLI 224। ये सब्जेक्ट बताइए। 224 में, टू पेपर टू नाम। 224 में। 224 और 229। नहीं, हाँ, इन नाम दोनों। बताएंगे ना, 224 मुझे नहीं आइडिया है। ICT फंडामेंटल्स। अगर ICT होगा तो फिर आपको 100% कॉलेज में करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लैब होगी, आपको लैब में करके दिखाना पड़ेगा। ICT होगा तो। और हाँ, लैब। अगर क्लासिफिकेशन होगा तो मे बी, अगर उनके पास क्लासिफिकेशन के सेट होंगे तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। नहीं होंगे तो फिर हो सकता है कि आपको कुछ असाइनमेंट वगैरह दे दे तो आप इसमें से कर लो, अपने आप घर में कर लो। देखिए मेरा मतलब है, जितना ICT का होता है चाहे वो क्लासिफिकेशन होता है, इन दोनों का जो है यही होता है कि ये दोनों मतलब आपको ऑफलाइन ही करने पड़ते हैं, फिजिकली करने पड़ते हैं। जी सर, ऑफलाइन है, लेकिन जो RC3 वाले ना, नारायणा वाले, उनका प्रैक्टिकल मतलब होने लगा है, वो बुला लिया है। पर मुझे ये नहीं पता उनकी क्लासेस लग चुकी थी प्रैक्टिकल की या नहीं लगी थी, तो हमारी हाँ, तो ये तो लगी नहीं है पूछना अभी। पड़ेगा, ये तो पूछना पड़ेगा। हमारी आप अभी लगी आप नहीं एक बार मैम से या जो आपका जो भी कोऑर्डिनेटर है उसको कॉन्टेक्ट कर लो। है। ओके सर। तो चलो हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, अब ये पता नहीं क्यों शेयर नहीं हो रहा आज, कि क्या प्रॉब्लम है। प्रेजेंट नाउ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो शेयर ही नहीं हो रहा है। एनी हाउ, चलिए इंफॉर्मेशन सर्विसेज में हम लोग
ये जानेंगे कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन सर्विसेज। आज के इस टॉपिक के को शुरू करने से पहले हम आप से पूछना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने पहले ही इंफॉर्मेशन सर्विसेज से जुड़ा एक वर्ड है इंफॉर्मेशन, उसके बारे में पहले ही डिस्कशन कर लिया था। तो हैव यू एनी आइडिया अबाउट इंफॉर्मेशन? व्हाट इज इंफॉर्मेशन? हेलो, हैव यू एनी आइडिया व्हाट इज इंफॉर्मेशन? Students, what is information? किसी के पास कुछ भी सर आइडिया हो? इंफॉर्मेशन मीन्स वो जानकारी सर जो हम अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त करते हैं। हाँ, कुछ और बताओ। सर किसी को मतलब किसी व्यक्ति को उसकी जरूरत के हिसाब से नॉलेज देना जो उसके फायदे मतलब जरूरी है, क्योंकि सर इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी होती है लेकिन हर किसी के लिए सारी जरूरी नहीं होती ना, जो जरूरी है उतनी ही है। सर आवश्यकता के अनुसार जानकारी की प्राप्ति इंफॉर्मेशन कहलाएगा सर। हाँ, वेरी गुड, यही कह रही थी मैं। वेरी गुड। मीन टू से ऑल ऑफ यू हैव मतलब लिटिल बिट कॉन्सेप्ट और क्लियर कॉन्सेप्ट इन योर माइंड अबाउट इंफॉर्मेशन, है ना। इंफॉर्मेशन बेसिकली द कलेक्शन ऑफ द डेटा, वेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा, प्रोसेस ऑफ द डेटा। आप कह सकते हो जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन, डिफरेंट इंफॉर्मेशन कन्वेड है, रिलेवेंट मैसेज, मतलब सो मेनी डिफरेंसेस आर देयर अबाउट इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को आप जानते हैं, बट इंफॉर्मेशन को जब हम इंफॉर्मेशन सर्विसेज से कनेक्ट करेंगे तो उसको हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझेंगे। तो इंफॉर्मेशन सर्विसेज का कॉन्सेप्ट ये है कि आज अगर आप देखेंगे तो हम सभी लोग इंफॉर्मेशन इरा में जी रहे हैं, इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं। आज आपको जहाँ देखो वहाँ, जिधर देखो उधर आपको इंफॉर्मेशन ही दिख रही है, बगैर इंफॉर्मेशन की कुछ नहीं। और इंफॉर्मेशन, गुड इंफॉर्मेशन क्रिएट अ गुड नॉलेज, मतलब अच्छी इंफॉर्मेशन आपके पास अगर है तो आपके अंदर एक अच्छा ज्ञान की संरचना हो सकती है। और इसके आगे एक और लाइन है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज इज ए पावर। जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर है। तो मीन टू से अगर पावर को बेसिक देखेंगे तो पावर की बेसिक है डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, दैट इज कॉल्ड DIK, है ना। then you can achieve P. First of all, that D means data, then data create information, systematic form of the data, that is called information, and the I, then information, good information can create a good knowledge, मतलब K हो गया, and if you have knowledge then you can become a power of the anything. तो that is hierarchy DIKP, the data information knowledge and power। हालांकि इसमें एक और वर्ड है that is called wisdom, data information knowledge and wisdom, बट हम इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि अब जैसे कि एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में कि अगर नॉलेज है तो आपके पास पावर है। तो उसी केस में बता रहे हैं कि आज की डेट में हम लोग इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में इंफॉर्मेशन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। और ये इंफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स की ह्यूमन एक्टिविटीज और उनके अचीवमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट और क्या बोलते हैं कि सोसाइटीज आउटपुट के माध्यम से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। हमारे जो 2 टाइप्स के प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो कोर प्रोफेशनल्स हो चाहे वो पेरिफेरल प्रोफेशनल्स हो, इन लोगों के माध्यम से, इन लोगों की डिफरेंट एक्टिविटीज से इंफॉर्मेशन का जनरेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक का अपना अलग अलग रोल है ये इंफॉर्मेशन को जनरेट करने में। इसमें रिसर्चर भी हो सकता है, इन्वेंटर भी हो सकता है, इनोवेटर्स भी हो सकता है, डिस्कवरर हो सकता है, थिंकर हो सकते हैं, ऑथर, प्लानर, पॉलिसी मेकर, जजेस, ऑल दीज आर generating and creating the information and working on the task of the generating information, है ना। तो इनके द्वारा इंफॉर्मेशन को जनरेट किया जा रहा है। अच्छा, जब ये इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं तो फिर अब इस इंफॉर्मेशन को करेंगे क्या? तो जो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि इंफॉर्मेशन को जनरेट करना, प्रोसेस करना, रिकॉर्ड करना, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे हैं। हम उनको डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस क्यों बोलते हैं, क्यों बोलेंगे?
सो दैट हम उसको पब्लिकली यूज कर सकें अपनी ओन एज पर ओन नीड और रिक्वायरमेंट, इंडिविजुअल नीड के बेस पे, ठीक है। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हर साल इवन मूवमेंट बाय मूवमेंट इंफॉर्मेशन का जनरेशन हो रहा है, चाहे वो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो प्रिंट फॉर्मेट में हो, फिल्म हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या ऑप्टिकल, सोशल मीडिया, ये सब सारी की सारी इंफॉर्मेशन हर दिन, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मूवमेंट बाय मूवमेंट ये जनरेट हो रही है। अब इनको जो जनरेट होने के बाद इनको जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो किन के द्वारा किया जा रहा है, उस इंफॉर्मेशन को जनरेशन मतलब जनरेशन के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम कुछ मीडियाज करते हैं, कुछ चैनल्स करते हैं, जैसे कि प्रिंट मीडिया चैनल हो गया, टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गई, इंटरनेट हो गया, इनके माध्यम से वो इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। मतलब जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब इंफॉर्मेशन सर्विसेज में जैसे हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की हम लोग इसकी वैरायटी होती है इंफॉर्मेशन सर्विसेज की। अब इसके कुछ फॉर्मेट भी होते हैं, जैसे जैसे प्रिंट इंफॉर्मेशन हमने आपसे डिस्कस किया था। प्रिंट इंफॉर्मेशन कंटेंट टाइप में होता है, जिसमें प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्सरी सोर्स होता है। प्राइमरी में जैसे पीरियोडिकल, थीसिस, सब रिपोर्ट आता है। सेकेंडरी में बुक्स आ गई, इंडेक्सिंग आ गई, पीरियोडिकल आ गई। टर्सरी में डायरेक्टरी आ गए, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफीज हो गई। ऐसा इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोर्स भी स्रोत उसका हो गया, जो कि प्रिंट वर्जन में ना होकर के ई रिसोर्स में, ई बुक्स में, ई जर्नल्स के रूप में आता है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। अब सवाल ये उठता है कि इन इंफॉर्मेशन का जो जनरेशन होता है, इनका क्रिएशन होता है, इनकी रिकॉर्डिंग होती है, इनकी गैदरिंग होती है, तो इनको कौन, इनके परिप्रेक्ष्य में लाइब्रेरी का क्या रोल है, व्हाट लाइब्रेरीज आर डूइंग फॉर दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम आपसे बोलें कि जो सारी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है तो इसमें लाइब्रेरी का क्या रोल है, बता सकता है कोई? What libraries are playing role towards these information? Anyone can explain, please? सिर्फ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि सर कि जितने भी मतलब कि बुक जब फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड होते हैं तो उनका एक कॉपी लाइब्रेरी में रखना कंपलसरी है। तो अगर यूजर को कहीं वो सूचना नहीं मिल रहा तो वो डायरेक्ट लाइब्रेरी में जाके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन सर तेजी से फैल सकता है और सबको मिल सकता है। कोई और? कोई और प्लीज? श्लोकराज, श्लोकराज जी, यस सर। tell us something about the library in the context of information. सर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन का एक बेस्ट सोर्स हो सकता है। वो जैसे इंफॉर्मेशन के वजह से, जैसे मैं लाइब्रेरी में आता है मैगजीन, वेट न्यूज़पेपर। श्लोकराज जी वेट, हमने कहा है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया है, ओके ये सर। सारी इंफॉर्मेशन को जनरेशन हो रहा है, इनका क्रिएशन हो रहा है, इनका कलेक्टिंग हो रहा है। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को लेकर के लाइब्रेरी का क्या रोल हो सकता है, आप मुझे ये बताइए। ये सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास, आपके पास है, अब लाइब्रेरी इसमें कौन सा रोल प्ले करने जा रही है, ये आप बताएं। सर लाइब्रेरी इसमें रोल प्ले करेगा कि ये जितने सारे भाई, अगर वो जैसे रिसर्चर्स कोई रिसर्च किया तो आके लाइब्रेरी में रख सकता है। तो लाइब्रेरी एक मान मान के चलिए कि लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके रिसर्च को पढ़ सकते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करके वहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी एक रोल प्ले कर सकता है कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगा सारे को। कुछ और, कोई और बताएगा प्लीज? आपका भी तो मैं व्यू जानना चाह रहा हूँ कि आप मतलब आप किस तरीके से देखते हैं।
अलग अलग बुक का कलेक्शन करके अलग अलग ऑथर्स की। ज्योति थोड़ा तेज बोलिए प्लीज। अलग अलग बुक का कलेक्शन करके ऑथर्स की अलग अलग बुक किसी मतलब सब्जेक्ट है, जैसे कोई एक सब्जेक्ट है तो अगर अलग अलग ऑथर्स की बुक होंगे तो इससे इंफॉर्मेशन इंक्रीज होगी लोगों के लिए जो भी पढ़ रीडर है। सर लाइब्रेरी में ऑलरेडी बहुत सारा बुक होती है जिसमें कि यूजर्स इजीली इंफॉर्मेशन ले सकता है। बुक्स और डीवीडी फॉर्म में, डीवीडी और इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में ऑलरेडी होता है, तो यूजर्स को इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए इजी होती है। ओके, पिताजी। सर जी जी अविनाश जी बताइए। सर लाइब्रेरी डिसेमिनेटर का रोल प्ले करती है सर, और वो जो बुक्स जो भी इंफॉर्मेशन को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती है ताकि लोग उनको कोई भी क्वेरी आए या लोग आए तो उनको जो इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से मिल सके। वेरी गुड। So it means you all are have some brief idea about what library is doing towards these information. सबके पास कुछ ना कुछ आइडिया है कि इंफॉर्मेशन को लेकर के लाइब्रेरी का क्या रोल हो सकता है। आप सब सर लाइब्रेरी एक किस्म का प्लेटफॉर्म है। जैसे सर हम मेडिकल शॉप में जाते हैं कुछ मेडिसिन लेने, अगर सर मेडिकल शॉप ही नहीं होगी तो हम मेडिसिन कहाँ से लेंगे। ऐसे सर कुछ चीजें इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट वगैरह से भी मिल सकती हैं, पर जो वास्ट नॉलेज है वो हमें एक प्रिंटेड फॉर्म में, मतलब कि कलेक्शन की फॉर्म में लाइब्रेरी में ही मिल सकती है। हाँ, लेकिन इसमें आप ये बता रहे हैं कि लाइब्रेरी क्या क्या करती है, बट मेरा क्वेश्चन ये है ना कि ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने बताया है कि जो जनरेट हो रही है, क्रिएट हो रही है बाय कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, बाय पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, बाय कंटेंट टाइप, बाय फॉर्म टाइप, बाय पेपर बेस्ड मीडिया टाइप, बाय नॉन पेपर बेस्ड मीडिया टाइप। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है किसी भी सोर्स के रूप में, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, तो उसको लेकर के लाइब्रेरी का क्या रोल है, बस मैं इतनी बात पूछ रहा हूं। एनी हाउ मैं बता रहा हूं आपको। आपने बहुत अच्छा बताया, सभी ने बहुत अच्छा बताया कि लाइब्रेरी का क्या क्या रोल है। लाइब्रेरी का इसी आपने बताया उसी को मैं उसी में एक बात और ऐड कर रहा हूँ, वो ये है कि लाइब्रेरी क्या काम करती है। ये सारा का सारा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दो कैटेगरी मेन रूप से, चाहे वो कोर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल हो, चाहे वो सेमी पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल हो, चाहे वो फॉर्म टाइप में हो, चाहे वो कंटेंट टाइप में हो, चाहे वो प्रिंट टाइप में हो, चाहे वो मीडिया टाइप में हो, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, किसी भी टाइप में इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। और इंफॉर्मेशन के जो अमाउंट है ना, वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज जनरेटिंग टुडे। अब इतनी इंफॉर्मेशन को जनरेशन हो रहा, को बनाया जा रहा, पैदा हो रही है, मिल रही है, हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रही है, तो उस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द लाइब्रेरी, बिकॉज libraries are systematically collecting, processing, storing and disseminating these information, recorded these knowledge, and for what? To disseminate it to their users. आपने इंफॉर्मेशन कोर प्रोफेशनल्स के रूप में इकट्ठा की, अगले ने पेरिफेरल इंफॉर्मेशन के रूप में इकट्ठा की, अगले ने प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में इकट्ठा किया, फिर अगले ने कंटेंट टाइप में कोई और सोर्स लेके आके रख दिया, फिर अगले ने क्या बोलते हैं कि डिटेक्टिव के रूप में इंफॉर्मेशन ली। भाई इतनी इंफॉर्मेशन आ रही तो इनको हम करेंगे कैसे। सामान अपने घर पे सब ला करके इकट्ठा कर दिया, एसी ला दिया, फ्रिज ला दिया, टीवी ला दिया, बेड ला दिया, सोफा सेट सब कुछ ला एकदम से कमरे में डंप कर दिया। बट अगर वो सामान हमारे पास बहुत कीमती है, बट अगर वो सामान अपनी जगह प्रॉपर वे में सेटल ना हो पाए, सिस्टेमेटिक वे में अगर उसको हम रख ना पाए, तो क्या वो सामान हमारे लिए यूटिलाइजेबल होगा।
नो सर, नो सर। क्लासिफिकेशन करना है। These all are works to done by our library. लाइब्रेरी का ये मेन काम होता है कि सिस्टमेटिकली किसी भी चीज को कलेक्ट करना, मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसकी प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग मतलब वो देखेगा कि कौन इंफॉर्मेशन किस जगह रखी जाएगी, कौन सा कंटेंट किस जगह अवेलेबल होना चाहिए, उसको स्टोरिंग करना, फिर उसको उसके बाद उसको डिसेमिनेशन करना एज ए रिकॉर्डेड नॉलेज के रूप में, किसको, अपने यूजर्स के लिए। ये सारा का सारा काम लाइब्रेरी हमारी करती है। क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, यस सर। तो अभी देखो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारे पास नीड ऑफ इंफॉर्मेशन की। पहले हम हेलो हाँ जी सर। बोलिए। सर आपका कैमरा ऑन कर दीजिए ना सर। मेरे कैमरे में क्या है? सर फेस टू फेस देखने से थोड़ा समझ में ज्यादा आ रहा है सर। अरे तो फिर आप लोग भी अपना ऑन करिए, मेरा ही ऑन कराओगे? आप भी तो सभी लोग तो नॉन कैमरे में हो। सर आप कीजिए ना अरे सर। मैं तो कितनी बार भी कर चुका हूँ, मेरे को क्या है? मेरे में क्या है, मैं तो कितनी बार तो आप ही लोगों को नहीं दिखता। थैंक यू सर। आप सभी लोग अपना ऑन करें, कोई नहीं कर रहा है। साहिल, श्लोक राज और आकाश यादव, मनीता, ज्योति, कोई नहीं दिख रहा है मेरे को? गुड। यस सर। दैट्स गुड। कैमरा ऑन करने से क्या फायदा? कैमरा ऑन करने से क्या फायदा है? राइट, कंटेंट सुनो। तो कंटेंट सुनना चाहिए। फेस टू फेस इंटरेक्शन अच्छी हो जाती है सर। सही है, कोई नहीं, लेट्स सी ना। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कंटेंट सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा सुटेबल लगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसमें होता क्या है कि हम लोग जो थे अभी तक इंफॉर्मेशन क्रिएशन, जनरेशन और इंफॉर्मेशन के डिसेमिनेशन की बात कर रहे थे। इंफॉर्मेशन क्रिएशन, इंफॉर्मेशन जनरेशन में हमने डिफरेंट टाइप्स के एक्सपर्ट्स की बात की। वो चाहे एक्सपर्ट हमारा ह्यूमन हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो हमारा मास मीडिया हो, चाहे वो इंटरनेट हो। अब ह्यूमन को मैंने अलग अलग कैटेगरी में बताया। ह्यूमन की अलग अलग कैटेगरी हैं। उसमें क्या बोलते हैं कि हमारा कोर प्रोफेशनल हो गया और दूसरा पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल हो गया। फिर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, सोसाइटीज लिया। मास मीडिया में आपका ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, टेलीविजन, ये सब ले लिया। इंटरनेट में WWW और लिंक्स के बारे में बात कर ली। अब इन सबको इकट्ठा कौन करेगा, कौन इसको सिस्टमेटिक वे में रखेगा, इसके बारे में लाइब्रेरी को लेकर के है कि लाइब्रेरी इन सबको एक प्रॉपर वे में रखेगी, अरेंज करेगी, स्टोर करेगी, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द यूजर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, डिसेमिनेट करेगी। अब बात करते हैं नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ द इंफॉर्मेशन। किसको इंफॉर्मेशन की नीड है, क्यों नीड है, हम इंफॉर्मेशन के पीछे क्यों पागलों की तरह मतलब भागे फिरते हैं। तो अब हम नीड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नीड में हम लोग देखेंगे कि जैसे एक और चीज हम ले समझेंगे कि अगर हम आप समझें कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम लेने जा रहे हैं तो आप ये समझेंगे कि वो इंफॉर्मेशन, जैसे आपने कहा कि आप किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो मैंने कहा कि भाई कल हम भी आपके स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल में हम भी पढ़ते हैं, जिस स्कूल में आप काम करते हैं उस स्कूल में हम भी काम करते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में आप काम करते हैं वहाँ हम भी वर्किंग है। और हमने कह दिया कि भाई आज हम लोग काम करके घर शाम को चले आए और बोले, रात में फोन किया कि भाई चलो कल तो ऑफिस बंद है। तो आपने कहा इजी बंद है, तो फिर हम लोगों ने कहा हाँ भाई बंद है। तो आप ये क्वेश्चन करो कि भाई कैसे पता कि आपको बंद है। मतलब जब आप कैसे का क्वेश्चन करेंगे ना, तो दैट इज द रीजन, दैट इज reason behind authenticity. Agar if I am saying that tomorrow our office will be closed, so on the basis of what reason we are saying that tomorrow office will be closed, mean to say you are going towards authenticity of the information, whether this information is correct or incorrect. मतलब आप इस पे देखना, मतलब आप देखना शुरू कर देंगे, सर्च करना शुरू कर देंगे कि ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है भी कि इनकरेक्ट है। आप हमसे पलट के क्वेश्चन जरूर करेंगे, सर आपको कैसे पता कि कॉलेज बंद है। देन हम आपको बताएंगे कि भाई वेबसाइट पे दे दिया, देख लो वेबसाइट पे उन्होंने मेंशन कर दिया। तो अगर वेबसाइट पे मेंशन हो गया, इट मींस यू आर गेटिंग accurate information, and that information has totally authenticity. On the basis of that authenticity
you are going to decide that tomorrow I am not going to my office and I will conduct some another your task. I will complete some another pending works as per my own behalf. You are getting my point here? यस सर। मतलब ये कहने का कि जब हम नीड की बात करेंगे तो नीड भी हमारी जो है वो ऐसी नीड होनी चाहिए, तो नीड इंफॉर्मेशन की नीड जो है, एक तो इंफॉर्मेशन हमारी नीड को फुलफिल करता है, तो वो इंफॉर्मेशन भी ऐसी होनी चाहिए जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। इसीलिए हम लोगों ने अपने मतलब मन में भी सोचते हैं, और इवन सही भी है कि अगर हमारे पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है तो ये समझ लीजिए कि वो दैट इज जस्ट लाइक ए क्रूशियल वेपन। हम उसको एक क्रूशियल वेपन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। किस लिए? अब वो वेपन क्या करेंगे? वेपन मतलब हथियार होता है, एक शस्त्र हो गया। उस शस्त्र को क्या करेंगे? उसमें से किसी का गला नहीं काट देंगे, उसमें हम ऐसा करेंगे कि उसको हमारे जो दिल में, हमारे जहन में, हमारे पास जो अनसर्टेनिटीज होती है, जो अनिश्चितताएं होती हैं, उसको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन क्रूशियल वेपन की तरह काम करती है, हथियार के रूप में काम करती है। कौन कौन हथियार के रूप में काम करता है? राइट इंफॉर्मेशन। राइट इंफॉर्मेशन मीन टू ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। राइट इंफॉर्मेशन किस रूप में काम करती है? के रूप में सर जी, वेपन के रूप में। क्या करोगे वेपन का? सर वेपन से जैसे ऐसा नहीं अब किसी का गला नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे स्टूडेंट के लिए जैसे वेपन हो गया, पेन पेंसिल, ये सब वेपन है। Exactly. ऐसे ही जैसे सोल्जर्स के लिए वेपन है, तो वो तो किसी को प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसे हम इंफॉर्मेशन लेके अपने आप को ऑथेंटिक बनाएंगे कि हाँ ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। मतलब जो हमारे मन में अनसर्टेनिटी है, मतलब जो जिनका मुझे पता ही उसको नहीं कि उसको श्योर करेंगे। हाँ, हम श्योर नहीं है कि ये हो रहा है कि नहीं हो श्योर रहा है, करें। बट वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमारी उस जो अनसर्टिनिटी है, वो जो हमारा कंफ्यूजन है या हम श्योरलेस है, उसको श्योर कर देगा और 100% कॉन्फिडेंस में बदल देगा। इस प्रकार से उस वेपन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे उस ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। गेटिंग? यस सर। अब इसमें देखो होता क्या है, अब हम इसमें हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं उनको उनके लिए हमारी इंफॉर्मेशन की बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है। अब हमारी नीड कैसी होती है? अब जैसे ये डिपेंड करता है नीड, मतलब हमारी नीड कैसी, तो हम कैसे हैं, मतलब हमारी नीड हमारे टाइप पे डिपेंड करती है। अगर एक मैकेनिक ले लो आप, सपोज मैकेनिक है, वो मैकेनिक काम करता है क्या बोलते हैं कि 2 व्हीलर को रिपेयर करने का या 4 व्हीलर को रिपेयर करने का। तो जो 2 व्हीलर का मैकेनिक होगा उसकी नीड कैसी होगी? उसी 2 व्हीलर से ओरिएंटेड नीड ही होगी कि भाई 2 व्हीलर में क्या क्या पार्ट्स आया है, क्या क्या पार्ट चला गया। कभी कभी आप जाते होंगे अपनी गाड़ी बाइक को बनवाने, तो वो कहता भैया पार्ट्स आना बंद हो गया, अभी पार्ट्स आता ही नहीं है। तो वो बताएगा आपको, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है। क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? वो वहां गया होगा, मार्केट में सामान लाने गया, और सामान लाने में जब उसने देखा होगा जिस भी दुकान से सामान लाता है, उस दुकानदार ने कहा नहीं ये तो पार्ट पुराना हो गया, तो आना बंद कर दिया, आउटडेटेड हो गया, कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी। तो दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन की नीड को मतलब लेने वाले हैं। तो उसके पहले ये डिपेंड करता है आप किस प्रकार के हो, आपका एरिया क्या है। आप एजुकेशन की बात करेंगे, आप अगर क्या बोलते हैं कि आप रिसर्च की बात करेंगे, आप अपने एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, आप इंटरटेनमेंट की बात करेंगे। आप एम्प्लॉयमेंट ले लो, आप अगर आप बिल एस हो, अगर आप MLS हो, तो आप एम्प्लॉयमेंट, अगर आप MLS होल्डर हो गए हैं, तो आप एम्प्लॉयमेंट के रूप में सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? आपकी निगाहें केवल और केवल एक कंटेंट पे जाएंगी, लाइब्रेरियन। मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन नीड होगी ना, वो इंफॉर्मेशन नीड स्पेसिफिक नीड बन जाएगी। आप बीइंग ए मतलब डिग्री होल्डर, बीइंग ए एलिजिबल कैंडिडेट, यू विल ट्राई टू सर्च a job opportunity which is totally based on your library profession. Designation may be anything, but वो नीड आपकी स्पेसिफिक हो जाएगी, और वो आपका नीड जो है वो उस टाइप की इंफॉर्मेशन आपकी नीड को फुलफिल करेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं। आप एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट की नीड आप देखेंगे, रिसर्च चाह रहे हैं तो रिसर्च की नीड को देखेंगे, एजुकेशन चाह रहे हैं एजुकेशन की नीड देखेंगे, कोई हेल्थ केयर से संबंधित नीड चाह रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं।
प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो इंस्टेंटली कोई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको इंस्टेंटली कुछ किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो, तो दैट इज एक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, एक्शन ओरिएंटेड सॉल्विंग प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, है ना। कुछ आप लर्निंग कुछ नया सीखना चाह रहे हैं तो उस प्रकार की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। मतलब ये कहने का कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये एक वाइटल रिसोर्स के रूप में होती है, वाइटल रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और यही इंफॉर्मेशन हमारी जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कंट्री का, वो नॉट ओनली अवर कंट्री, सारी कंट्री, कोई भी कंट्री हो, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो सारा का सारा पूरी तरीके से इसी रिसोर्सेज पे, इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज पे बेस करता है। गेटिंग? जी सर। यस सर। अब सपोज हमें लेटेस्ट या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, या टेक्निकल या कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर हमें ये इस तरीके का लेटेस्ट और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन, है ना, और क्या बोलते हैं कि करंट इंफॉर्मेशन, इन प्रकार की इंफॉर्मेशन को अगर हम एक्सेसिबल हो गए, इन प्रकार इस ऐसी सूचनाओं को लेने के लिए हम एक्सेसिबल हो गए, निश्चित रूप से हमारी कंट्री या देश का, हमारा समाज या हमारा राज्य, कोई भी जो है, उसको 3 प्रकार से फायदा होता है, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल। ये तीनों प्रकार से उसको एडवांटेजेस होते ही होते हैं। इसीलिए एवरीबडी नीड्स इंफॉर्मेशन फॉर सेम पर्पज और अदर। ये डिपेंड करता है कि आपका पर्पज क्या होता है। तो ये आप इंफॉर्मेशन नीड्स विल बी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पर्पज, ऑन द टाइप ऑफ द पर्सन, ऑन द नेचर ऑफ द पर्सन। अब स्टूडेंट्स के रूप में देखेंगे तो स्टूडेंट को कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? उनको सप्लीमेंट दियर बुक्स चाहिए। टीचर्स को कौन चाहिए? टीचर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए अपने लेक्चर्स के लिए, रिसर्च के लिए। उसी तरह प्रोफेशनल्स ले लो, डॉक्टर्स ले लो, इंजीनियर्स ले लो, लॉयर्स ले लो। ये लोग कौन इंफॉर्मेशन, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए? इनको अपना करियर बनाना है, इनको अपने प्लानिंग करना है, इनको पॉलिसी मेकर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि करेक्ट डिसीजन ले सके। रिसर्चर्स को क्या चाहिए? जैसे भाई अगर आप डॉक्टर की बात करेंगे, पहले जमाने में एमआरआई नहीं हुआ करता था। अब वो कैसे डिसीजन लेते थे? आज की डेट में एमआरआई है, एमआरआई आया, रिपोर्ट आ गई, इंस्टेंटली उन्होंने डिसीजन ले लिया कि अब ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है। ऑपरेशन करना, ये डिसीजन, ये बहुत बड़ी बात है। ऑपरेशन करने के लिए करने का जो डिसीजन है, किसी की जिंदगी और मौत का, दोनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू टेक डिसीजन ना, कि आपके एक डिसीजन से उसकी जिंदगी बच भी सकती है और आपके एक डिसीजन से वो जा भी सकता है। दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिसर्चर क्या करेगा? रिसर्चर में साइंटिस्ट हो गए, टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, सोशल साइंटिस्ट हो गए। इनकी अपनी अलग इंफॉर्मेशन नीड होती है। ये अपने को अप टू डेट रखने के लिए, अपने एरियाज में नई नई चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, अपने रिसर्च के एरियाज में जो डुप्लीकेशन ना हो उनके, सो दैट उनका काम जो जिस जिस एरिया में एफर्ट कर रहे हैं उनका एफर्ट बेकार ना हो। सपोज उसी टॉपिक पे आप भी काम कर रहे हो, उसी टॉपिक पे हम भी काम कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी 2 लोगों ने इस पे कर रखा है, तो हमारा भी एफर्ट बेकार हो गया, आपका भी बेकार हो गया। आप क्यों उसमें टाइम बेकार कर रहे हैं? इस पे तो ऑलरेडी काम हो चुका है। और कोई भी मतलब रिसर्च को कैरिंग करने के लिए आपका इनकाउंटर कोई प्रॉब्लम, उसको लेकर के इंफॉर्मेशन नीड की आवश्यकता होती है। तो ये सब सारी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन नीड पे बेस करती हैं। देन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीड, द नीड ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के पर्सन हैं। पर्सन टू पर्सन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन भी डिपेंड करती है। सपोज ए पर्टिकुलर पर्सन मे हैव डिफरेंट नीड्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि हर एक पर्सन का उसका डिफरेंट पॉइंट और डिफरेंट टाइम होता है। ये डिपेंडिंग करता है उसके नेचर ऑफ द वर्क। आप काम कर रहे हैं रिसर्च का, तो आपको चाहिए कि भाई डेटाबेस को कौन कौन एक्सेस कर रहा है, डेटाबेस को कौन कौन एक्सेस नहीं कर पा रहा है, डेटाबेस को एक्सेस करने में दिक्कतें क्या आ रही है। बीइंग ए लाइब्रेरी में आप काम कर रहे हैं, लाइब्रेरी में आपको एक रिसर्च वर्क करना है कि देखो आपने डेटाबेस जो मंगाया है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का, उसको कौन कौन एक्सेस कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है, इस पर एक रिसर्च पेपर लिखना है। तो आपने हर एक रिसर्चर, हर एक यूजर से डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उस डेटा इकट्ठा करने पे आपने टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल किया, कुछ रिव्यू लिटरेचर देखा, इस प्रकार का अपना काम हो गया। उसी प्रकार दूसरा रिसर्चर लेबोरेटरी में काम कर रहा है, केमिकल रिएक्शंस देख रहा है, ऑब्जर्वेशन देख रहा है। उसी प्रकार तीसरा रिसर्चर ले रहा है जो एग्रीकल्चर के फॉर्म में काम कर रहा है। वो उसने देखा कि भाई उसने 10 दिन पहले, 20 दिन पहले एक कोई सीड को जमीन में रोपा था। उसके बाद उसमें कुछ प्लांटेशन हुआ कि नहीं हुआ, उसमें बीज कुछ अंकुरित हुए कि नहीं हुए,
अगर हो गए तो कितनी पत्तियां हो गई, कितना उसको ड्राई चाहिए, कितना उसको सनलाइट चाहिए। मतलब ये डिपेंड करता है कि पर्सन का उसकी नीड क्या है, पर्सन का टाइप ऑफ वर्क क्या है। हर हर पर्सन के टाइप ऑफ वर्क उसकी इंफॉर्मेशन नीड को बाइफरकेट कर देते हैं। उनका उनका काम का स्थान क्या है, उनका काम करने का उनका नेचर क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, इस प्रकार पे हमारे टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को नीड को देखा जा सकता है। ओके, देन जो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नीड होती है उसको बेसिकली हम लोगों ने जो 4 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स यूजर होते हैं, जो यूजर्स की 4 प्रकार के जो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स को देखा गया है। एक तो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नीड हो गई करंट इंफॉर्मेशन नीड, दैट इज कॉल्ड करंट इंफॉर्मेशन नीड। दूसरा हो गया एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन नीड, तीसरा हो गया एवरीडे इंफॉर्मेशन नीड, चौथा हो गया है कैचअप इंफॉर्मेशन नीड, कैचिंग अप इंफॉर्मेशन नीड। आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी सर। तो सेकंड क्या बोले सर? पहला हो गया है करंट इंफॉर्मेशन नीड, दूसरा हो गया एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन नीड, तीसरा हो गया है एवरीडे इंफॉर्मेशन नीड, चौथा हो गया कैचिंग अप इंफॉर्मेशन नीड। ओके सर। ये आज मुझे पता नहीं कि क्यों नहीं शो कर रहा है, आई डोंट नो कि व्हाई इट इज नॉट शेयरिंग, मे बी सम टेक्निकल प्रॉब्लम बिहाइंड दैट, but let's start. Then let's come on first type of information need, that is current information need. तो करंट इंफॉर्मेशन नीड आपको जैसा कि नाम से ही लग रहा होगा कि वो करंट इंफॉर्मेशन नीड होती है जो कि अपने आप को कि अप टू डेट रखने के लिए, लेटेस्ट डेवलपमेंट के लिए, अपने एरिया और एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन हमको चाहेगी या जिस भी पर्सन को चाहेगी, उस टाइप की इंफॉर्मेशन नीड को बोलेंगे करंट इंफॉर्मेशन नीड। करंट इंफॉर्मेशन नीड में मतलब अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए या आपके अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो रहा है, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को लेने के लिए जब हम बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड करंट इंफॉर्मेशन नीड। अच्छा, जो दूसरी है एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन नीड, एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन नीड ये ऐसी नीड होती है जब एक पर्सन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे इंफॉर्मेशन चाहता है। उसे नहीं मतलब है कि आपके एग्रीकल्चर फील्ड में क्या हो रहा है, उसे मतलब नहीं कि आपकी क्या बोलते हैं कि साइंस लैब में क्या हो रहा है, उसे मतलब है कि भाई आज की डेट में कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सी लैंग्वेज पे डेवलप किया जा रहा है। उसे मतलब ये है कि आज के डेट में जो चैट जीपीटी का लेटेस्ट वर्जन है कुछ किस लैंग्वेज में वो काम करना किस लैंग्वेज में काम कर रहा है वो। तो जो भी पर्सन अगर इस चीज में इन्वॉल्व हो गया है जिसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है कि चैट जीपीटी किस लैंग्वेज में परफॉर्म कर रहा है, उसका संबंध एग्रीकल्चर में आपने कौन से बीज को रोपा है उसको उससे मतलब हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से जो यूजर इंफॉर्मेशन चाहेंगे ऐसे ही यूजर को ऐसे ही नीड्स को ऐसे ही यूजर की नीड को हम लोग एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन नीड्स के रूप में जानेंगे, जहां पे यूजर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बेस्ड हो जाती है। तीसरी है एवरीडे इंफॉर्मेशन नीड। एवरीडे में क्या होता है कि जब हमारे यूजर होते हैं जो उनको डे टू डे उनको डे टू डे रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको चाहिए। डे टू डे या डेली एक्टिविटीज की जो एक्टिविटीज होती है डेली एक्टिविटीज जो परफॉर्म करते हैं उनसे रिलेटेड उनको इंफॉर्मेशन लेनी होती है। और इस प्रकार की इंफॉर्मेशन सम टाइम स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, सम टाइम जनरल भी हो सकती है। ठीक है, तो सपोज आपने कहा कि डे टू डे इंफॉर्मेशन, सपोज आपने कहा आज की डेट में पेट्रोल का क्या रेट है, हमें लेना नहीं है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट इज द करंट रेट। कल हुआ कल भी मैं जान रहा हूँ, परसों हुआ परसों भी जान रहा हूँ कि अच्छा 2 दिन पहले ये रेट था और आज की डेट में ये रेट है। तो आप ये चीज जानेंगे। तो फिर उस प्रकार से जब आप उस चीज को जानेंगे तो दैट विल कॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डे टू डे इंफॉर्मेशन। जस्ट मिनट प्लीज, लेट मी अटेंड ए कॉल।
हेलो हेलो जी सर। सॉरी जी सर। सॉरी फॉर यस सर। कॉल दैट्स वाई। तो हम लोग एवरीडे इंफॉर्मेशन नीड की बात कर रहे थे। हम लोगों ने बात कर रखी थी कि भाई डे टू डे इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होती है उसके बारे में। ओके तो जैसे हाँ हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि सपोज हमने पेट्रोल की बात की, पेट्रोल के रेट की बात की। उसी प्रकार सपोज एक साइंटिस्ट है जो एक लैब में काम कर रहा है, तो वो उसका एक अपना ऑब्जर्वेशन है, उसका अपना एक्सपेरिमेंट बेस इंफॉर्मेशन उसको चाहिए। और उस एक्सपेरिमेंट को लेकर के वो उसने कहा कि सपोज आज मुझे मेल्टिंग है बॉइलिंग पॉइंट, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का मेल्टिंग है बॉइलिंग पॉइंट को नोट आउट करना है, तो उसके लिए उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। ये उसका डेली का काम है कि कोई ना कोई कंपाउंड का वो बॉइलिंग पॉइंट या उसका मेल्टिंग पॉइंट वो निकालता है। तो इस प्रकार की एवरीडे इंफॉर्मेशन मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको पर डे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है उसको बोलेंगे एवरीडे इंफॉर्मेशन। ओके चौथा है कैचिंग अप इंफॉर्मेशन नीड। मतलब ये कैचिंग अप वो होता है कि ये इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन का टाइप है ना, ये इसमें कोई भी पर्सन ये या इसको उस तरीके से देख सकते हैं कि कोई भी पर्सन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कन्वर्जेंट नहीं होता है। सपोज मैं आपसे बोलूं कि भाई चलो ऐसा करो, आप कोई लैंग्वेज सीखो, पाइथन लैंग्वेज सीखो, चलो पाइथन सीखते हैं या एसक्यूएल सीखते हैं। तो आप उस लैंग्वेज में कन्वर्जेंट नहीं है, बट आपको उसका ब्रीफ भी पता नहीं है। तो जब आप उसकी भाई पाइथन क्या है, कौन सी बला का नाम है, इसमें से होता क्या है, इसका यूज क्या है, कहाँ से शुरुआत करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, इसके बारे में पूरी की पूरी कंप्रिहेंसिबल इंफॉर्मेशन अगर हम आपको दें कि पाइथन तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम आपको इसको शॉर्ट के फॉर्म में बताएं। सपोज आपको हम एक कॉम्प्रिहेंसिवली ना बता करके शॉर्ट फॉर्म में बता दें कि भाई इसका यूज ये है, स्टार्ट यहाँ से करते हैं, इसका सिग्निफिकेंट फीचर ये होता है, इसके द्वारा आउटपुट ये निकलता है। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को अगर हम आप बोलेंगे तो उसको बोलेंगे कैचिंग अप इंफॉर्मेशन। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को कैचिंग अप इंफॉर्मेशन के नीड के रूप में ग्रुप्ड करते हैं। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट कह सकते हैं आप। इन शॉर्ट मतलब संक्षिप्त में आप पूरे के पूरा जो किसी भी सब्जेक्ट का ओवरऑल डेवलपमेंट है वो क्या है, उसको आप अगर आप संक्षिप्त में जानेंगे, ब्रीफ में जानेंगे, दैट इज कॉल्ड कैचिंग अप इंफॉर्मेशन। ओके तो इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें लाइब्रेरी में होती हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन हो गया, फिर अब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज हो गई। अब जैसे डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज आजकल की लाइब्रेरी में दी जा रही हैं, जैसे कि लाइब्रेरी के द्वारा वो केवल अपने कलेक्शन तक सीमित नहीं है, वो अपनी जो ट्रेडिशनल सर्विसेज हैं वहीं तक सीमित नहीं है। आज की डेट में लाइब्रेरी के पास जो है लाइब्रेरी बियॉन्ड इट्स कलेक्शन एंड सर्विसेज के रूप में काम कर रही है ना। वो अपनी सर्विसेज को डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स में अवेलेबल करा रही हैं, यूजर्स के को असिस्ट कर रही हैं, है ना। इसमें इसमें इस प्रकार की सर्विसेज को दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। रेफरेंस सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। अब रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज को भी दो भागों में बांटा गया है, दैट इज रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विस एंड एंटिसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस। ये सारा का सारा आपके कंटेंट में है, आपके पास स्टडी मटेरियल है, उसमें दे रखा है। आई एम नॉट शेयरिंग एनी न्यू थिंग्स, वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग इच एंड एवरीथिंग इज गिवन इन योर नोटबुक। दैट्स वाई हम उसी कंटेंट को कवर कर रहे हैं जो आप पा सके, जो आप समझ सकें, जो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी हैं, और क्या बोलते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, एंटिसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज है। रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज को पैसिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज के रूप में काउंट किया जाता है, इसमें कि हमारे पास जनरल इंफॉर्मेशन होती है, रेफरेंस सर्विसेज होती हैं। और ये रेफरेंस सर्विसेज भी दो प्रकार से होती है, एक तो रेडी रेफरेंस सर्विस, दूसरी है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। लिटरेचर सर्च भी आता है, पर्सनल असिस्टेंट टू द यूजर्स for what collecting the to locate the collection। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज भी इसमें आती हैं, रिफरल सर्विसेज भी आती हैं। दीज आर द सम रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज। एंड दूसरा है एंटिसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस, इसको एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज के रूप में भी जानते हैं। ये इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है करंट अवेयरनेस टाइप के, मतलब आपकी पर्टिकुलर नीड पे बेस करती है, आपका स्पेसिफिक नीड होता है उस पर बेस करेगी। जैसे आपकी करंट अवेयरनेस टाइप हो गया, कंडेंसेशन टाइप हो गया, रीडर एडवाइजरी सर्विस हो गई, है ना, इंफॉर्मेशन लिटरेसी ट्रेनिंग हो गई। इस प्रकार की सर्विसेज को एंटिसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज कहते हैं, है ना। इनके अलावा ई ज्ञान कोर्स जो कि इग्नू के द्वारा दिया जा रहा है, आपको पता है ज्ञान कोर्स के बारे में? यस सर। ई ज्ञान कोर्स है, उसके बारे में आप
सकते हैं। ई ज्ञान कोश एक इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपोजिटरी है। जैसे आपने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सुना है, एनडीएल सुना है आपने? नो सर। एनडीएल मतलब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, उसी प्रकार एनडीआर है नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी। एनडीएल को आईआईटीज कोऑर्डिनेट करते हैं और एनडीआर मतलब नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी को इग्नू कोऑर्डिनेट करती है। आपका जितना भी मटेरियल होगा वो ई ज्ञान कोश के माध्यम से, एनडीआर के माध्यम से ई ज्ञान कोश के प्लेटफॉर्म पे दिया जा रहा है। ई ज्ञान कोश के प्लेटफॉर्म पे आपका ऑडियो वीडियो विजुअल स्टडी मटेरियल, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, ये सब सारा का सारा उस पर दिया जाता है। इसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स की जो सर्विसेज होती है, रेफरेंस सर्विसेज, कैश, ये सब भी आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपके स्वयं पे कोर्स चल रहा है, अगर आपको पता होगा। आप में से स्वयं कोई जानता है स्वयं क्या होता है? यस सर। स्वयं पे कोर्स चल रहा है, आप स्वयं पे डिफरेंट टाइप्स के कोर्स कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नहीं अगर कर सकते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है। आप मेरे को वहाँ मेंटर बना सकते हैं, आई एम मेंटर एट देयर, ठीक है। तो अब वो मेरा टाइम भी ओवर हो रहा है। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कल आप उनसे फिर से जानकारी ले सकते हैं, फिर से पूछ सकते हैं। और आपके मन में अगर किसी चीज़ को लेकर के कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे पास मेरा आपके पास नंबर होगा ही, आप उस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। थोड़ा सा टाइम की कमी में मैं थोड़ा स्पीड बोलता हूँ, कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली मुझे बोलना पड़ता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, और आप मुझे बता दें। यस सर, ये सर नहीं समझ में तो आ रहा है सर, लेकिन ये थोड़ा नया कंटेंट है, हम लोग पहली बार इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। और प्लस में एक होता है कि बुक भी नहीं मिल पाया है। हम लोग ऑनलाइन लर्नर हैं तो बुक बोल रहे हैं लोग कि पीडीएफ से ले लीजिए, तो बुक अगर नहीं है तो फिर पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये थोड़ा नया कंटेंट है, आप समझा रहे तो समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो नया चीज होता है तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, ये प्रॉब्लम। राइट, नो प्रॉब्लम। अब हो सकता है कुछ दिन के बाद आपको बुक मिल जाए, और मिल जाएगा तो सर पढ़िएगा। हाँ, नंबर देते ना सर एक बार। नंबर मैंने आप लिख लीजिए, नंबर 9919 9919 7241 7241 91 9919724191। हाँ जी, ठीक है। आप हमको कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं, जो भी क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हैं। बस वहाँ का जो प्रोविजन है ना कि वो ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, असाइनमेंट कैसे होंगे, उसके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप मुझे कंटेंट बेस्ड इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके। थोड़ी रिपीट कीजिए। हाँ जी, नंबर थोड़ा रिपीट कीजिए सर। 99 यस सर। 19 यस सर। 72 यस सर। 41 91। ओके सर, थैंक यू। मैं गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी हूँ, आप वहां से भी मेरे बारे में डिटेल ले सकते हैं। ओके ओके सर। तो काइंडली गिव मी परमिशन, लेट मी लीव बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर, है ना। तो सी यू टुमारो। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर।